कि आपने ऐसा, ये आपने कहा ना मैं रिटायर्ड भी नहीं हूँ और टायर्ड भी नहीं हूँ। आपने ऐसा सवाल पुट कर दिया। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जहन में क्या चीज डेवलप की कि उन्होंने मेरे से चुनाव ना लड़ने के लिए कहा, प्रतिज्ञा करवा ली कहा करके। तो उन्होंने कहा कि मैं 15-20 हजार वोटें इधर उधर ट्रांसफर करा सकता हूँ। क्या बत्रा साहब भी 15-20 हजार इधर उधर करा सकते हैं? देखो, मैं तो अपने 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 वोट की बात करता हूँ। सिंगल वोट। एक बात ये अब कल टेलीफोन के ऊपर गिड़गिड़ा रहे थे खट्टर साहब, मैं सुनू था। सुनो, मैंने जान के कान यूं लगा लिया, सुनो तो सही कि ये कितना पानी है इनमें। तो खट्टर साहब क्या बोले कृष्णमूर्ति जी को? कृष्णमूर्ति ने मर्दाना जवाब दिया, आप मुझे उलझाओ नहीं। अपना राहुल, मैं तो सुलझा रहा हूँ। नहीं सुलझा नहीं रहे, आप उलझाओ नहीं। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के साथ रहेंगे या फिर अर्जुन के साथ जाएंगे? भीष्म पितामह हस्तिनापुर के साथ रहेंगे। तो बीबी बत्रा जी के साथ रहेंगे, जाहिर सी बात है कि भाग जाओ, बीजेपी के पल्ले नहीं रहा कुछ, ना ऊपर ना थल्ले। बीजेपी थल्ले थल्ले, कांग्रेस का राज बनेगा और कांग्रेस फुल मेजॉरिटी में आएगी। नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और इस वक्त मेरे साथ हैं पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी। और सुभाष बत्रा जी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने पहचाने और माने जाते हैं। और जो इलेक्शन मोड है, चुनावी जो मोड है आज के दिन, तमाम पार्टियों की लगभग टिकटें आ चुकी हैं। कुछ पार्टियों की अगर टिकट बाकी हैं तो आज और कल के अंदर वो टिकटें भी आ जानी हैं। तो तमाम जो राजनीतिक समीकरण है उनको लेकर बत्रा साहब से चर्चा करेंगे। जैसा मैंने बताया कि बत्रा साहब की एक अलग अपनी बेबाक राय होती है, वो परवाह नहीं करते पॉलिटिकल फायदे या नुकसान की, उनको जो कहना होता है वो कहते हैं। बत्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। सर, आजकल चुनावी रण, ये चुनावी महाभारत ये सजा हुआ है, ये सेनाएं तैयार खड़ी हैं, ये लाव लश्कर के साथ, ये और जो लोकतंत्र के अंदर हथियार होते हैं उनको लेकर ये सजी खड़ी हैं, घोड़े वोड़े रथ हाथी सब खड़े हुए हैं। ये क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ऐसा है, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि 10 साल होने को जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन को। ठीक है। और कोई भी सरकार इतना लंबा अरसा चले तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है। ठीक है। वो एंटी इनकम्बेंसी तो है ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन जो 10 साल के टाइम में जो कुछ ऐसे जिसको कह सकते हो कांड हुए, जैसे किसानों का एजिटेशन चला और 1 साल के करीब चला। बिल्कुल। हमारा भी, क्योंकि दिल्ली बिल्कुल नजदीक है, आना जाना होता था। तो जिस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया गया और जिस तरह से उनकी 1000 से ज्यादा किसान फार्मर्स सड़कों पे मरे और ज्यादातर पंजाब के, हरियाणा के लोग थे, वेस्टर्न यूपी के लोग थे, कील गाड़ के उनकी एंट्री को भी बैन किया गया। ये तो कभी अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं हुआ। ऐसी प्रताड़ना, और जो देहाती आदमी है उसने इसको गांठ बांध ली कि जब कभी, क्योंकि वोटिंग एक ऐसा पैटर्न है कि उसके जरिए देश का भविष्य भी तय होता है और प्रदेश का भविष्य भी तय होता है। सबसे बड़ी अदालत है डेमोक्रेसी में। आपने लोकसभा के चुनाव के अंदर देखा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कितना भारी प्रोटेस्ट इनको बर्दाश्त करना पड़ा, कितना भारी विरोध का सामना करना पड़ा। एक दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जाट आरक्षण, जाटों का आंदोलन। सवाल ये है कि अगर किसी ने भाईचारे को
दाग लगाया। हरियाणा तो एक मिसाल थी पूरे देश के अंदर, भाईचारे की मिसाल थी। हम लोग 1947 के बाद यहाँ पर आए तो हमें स्थापित करने में सबसे बड़ा अगर योगदान था, हमें जमीन के बदले में जमीन मिली। और ये आज तक के इतिहास में कभी संभव नहीं कि एक जाट अपनी जमीन हम लोगों को दे, अलॉटमेंट का लेटर देखते ही खाली कर दे। हमें स्थापित करने में यहाँ के इलाके के लोगों ने, खास तौर पर देहाती आदमियों ने हमें बहुत कोऑपरेट किया, हमें सहयोग दिया। ये जो गांधी कैंप है, गांधी कैंप सारा आप नहीं, मैं आपको एग्रीकल्चर लैंड थे उस टाइम। गांधी कैंप तो एक अलग एक शहर के अंदर बसा हुआ इलाका है। मैं कहता हूँ चांदी है, गुगेड़ी है, बेंसी है, इवन लाखन माजरा है। यहाँ जो पंजाबियों को जो जमीनों की अलॉटमेंट हुई तो वहां के चौधरियों ने, वहां के बड़े बड़े जमींदारों ने जमीनों का त्याग किया और हमें स्थापित किया। इसी तरह से कलानौर साइड पे चले जाओ आप, लाली है, निगाना है, आपके कितने पंजाबियों के गांव हैं वहां पर, ठोलेदार, इवन कानौर, ये सारे जितने बड़े बड़े गांव हैं वहां पे बालंद है। मैं बालंद का हूँ, हमें सबसे पहले जमीन बालंद में अलॉट हुई। मेरे कहने का मतलब ये है, मतलब उस टाइम के जो जाट कम्युनिटी थी, उन्होंने जो विस्थापित होके आए पंजाबी कम्युनिटी के लोग, उनका स्वागत किया, उनको गले से लगाया, उनको गले से लगाया। भाईचारा एक मिसाल थी हरियाणा। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं आत्मा से बोलने लग रहा हूं। अब जाट आरक्षण के दौरान हर किसी को अपनी अपनी मांग रखने का उसका एक राइट बनता है, लेकिन जिस तरह से थाने के थाने ताले लगा दिए गए, पुलिस लाइन के ऊपर ताले लगा दिए गए, मनोहर लाल जी खट्टर जो औरों को ब्लेम करते हैं, सबसे बड़ा अगर जिम्मेवार कोई आदमी है, ये वाज ए चीफ मिनिस्टर। जो मुख्यमंत्री होता है वो कस्टोडियन होता है पूरे प्रदेश का। बिल्कुल, उसकी प्रशासनिक जो दायित्व है वो एक चीफ मिनिस्टर का बनता है। हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, गाड़ियां फूंक दी गई, जला दिए गए, शहर के शहर बर्बाद कर दिए गए। कौन जिम्मेवार है? गवर्नमेंट का फेलियर। किसकी गवर्नमेंट थी? कौन प्रदेश का नेतृत्व कर रहा था? प्रकाश कमेटी का गठन किसने किया? मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया। और गठन करने के बाद उसको दत्ता करार किया, किसने किया? मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया। तो मेरे कहने का भाव ये है, वो जो घाव है वो एक इलेक्शन में तो बटन दबा के लोग जो है ना अपने मन का जो गुस्सा है वो निकालेंगे एक बार। एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, लेकिन जिस तरह से कारपोरेशन में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लोगों को ठगा गया, जिस तरह से व्यापारियों को फिरौतियां मांग आज भी फिरौती मांग रहे हैं, कल के दिन में कम से कम 6 फिरौती मांगी गई है। व्यापारियों की हत्या की जा रही है, 5-5 करोड़ की फिरौतियां। ये मेरे साथ पड़ोस में एक शरीफ जेंटल न्यूरोसर्जन डॉक्टर पवन शर्मा है, उसके बाहर देखो बीएसएफ सीआरपी के जवान बैठे हैं, डर के साए में डॉक्टर इलाज करने लग रहे हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज कोई भी काम मां सिवा भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति के नाम के ऊपर वोट मांगती है, और कोई इश्यू नहीं है, विकास नाम की चीज नहीं है। जो विकास हुआ वो कांग्रेस के राज में हुआ। 10 साल भूपेंद्र हुड्डा यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, चारों तरफ फ्लाईओवर बने, चारों तरफ आपका एजुकेशनल हब अगर कोई बना तो रोहतक बना, कांग्रेस के राज में बना। हेल्थ यूनिवर्सिटी बनी, कांग्रेस के राज में बनी। एचएमटी का देखो विस्तार कांग्रेस के राज में हुआ। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई, आज मारुति जैसी कंपनी के पार्ट्स यहीं बनते हैं, आपके यहीं बने। इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं। ये तो सिवाय राम भगवान राम तो हमारा भी है, हम भी उनको पूछते हैं, वो एक अवतार हुए हैं, लेकिन इन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा। ये धर्म और जाति के नाम के ऊपर इन्होंने वोट मांगे। लोग बड़े जागरूक हैं, इसलिए मेरा कहना ये है, जो मैं कह रहा हूं, अब की बार एक बार
तो लोग भारतीय जनता पार्टी को चलता करेंगे और कांग्रेस की बहुमत के साथ सरकार बनेगी। चलिए, आपने फार्मर की बात करी, किसान की बात करी, तो आपने तो लंबा राजनीतिक दौर देखा है, हरियाणा बनने से लेकर और अब तक की पॉलिटिक्स आपने देखी। जी। क्या आपको पहले भी कभी इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिले कि जो किसान है, किसान जो कम्युनिटी है, मैं उसको कास्ट के हिसाब से नहीं लूंगा, किसान कम्युनिटी है जो है, उसको किसी ने पॉलिटिकल उसका इस्तेमाल किया हो या उसको नाराज करके किसी ने अपनी पार्टी लाइन तय की हो? देखिए, इस तरीके से भाजपा पे ये आरोप लगते हैं कि वो नॉन फार्मर की पॉलिटिक्स करती है या नॉन जाट की पॉलिटिक्स करती है। मैं बताता हूँ राहुल जी, आप तो बहुत ही सबसे बेहतर से बेहतर जर्नलिस्ट हैं जी। आपका इंटरव्यू मैं देखता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ। आप बेबाक और निष्पक्ष तौर पे सवाल पूछते हो जी। मैं ये कहता हूँ, आज हुड्डा सरकार 10 साल रही और लोग तो पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ आज सन सिटी, आज ओमेक्स, आज गुड़गांव के अंदर जितनी बादशाहपुर और गुड़गांव के इर्द गिर्द जो सेक्टर कटे हैं, आज एक एक फार्मर, उस वक्त तो 10 लाख रुपए किला भी नहीं होता था, मुआवजा भी उनको मैक्सिमम मिला और उसके बदले में उनको प्लाट मिले, जिसकी जमीन एक्वायर की उसको प्लाट मिला। आज वो एक एक कोठी 15-15, 20-20 करोड़ की है। सुनिए, फार्मर को नुकसान कहाँ हुआ? एक शहरों का एक इन्होंने विस्तारीकरण किया, एक चारों तरफ आप देखिए, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 6, सेक्टर आप ओमेक्स, सन सिटी, लोग खुशहाल कर दिए। ये किसने किए? इसकी गहराई में कोई नहीं जाना चाहता। आज क्यों देहाती वोट कांग्रेस को मिलते हैं? कारण क्या है कि वो समझते हैं कि हमारा अगर किसी ने फायदा किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसलिए मैं आपको इंटरव्यू देने में बड़ा खुश होता हूं, कारण कि आप बड़ा स्पष्टवादी एक जर्नलिस्ट हैं जी। और मैं बड़ा खुल के बात भी करता हूं और बयान भी देता हूं। अब मैं ये कह रहा हूं आपको, आप लिख लेना, कागज है ना, आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी, सीटें 65 से ऊपर आएंगी और ये बीजेपी वाले फ्रस्ट्रेट हुए हैं, ये बुखलाए हुए हैं, तरह तरह की रोजाना बयान छाप देते हैं, क्योंकि इनके पास वो एक एड सिस्टम है, ब्लॉक फिक्स कर देते हैं बड़ी बड़ी अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, ऊपर का ये हिस्सा तो नैब सैनी जी का लगना ही लगना है, ये चीज इनका लगना ही लगना है। मैं पत्रकारों पे कोई व्यंग नहीं कसना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हकीकत और असलियत ये है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, मेरा सवाल सर ये था कि आपने क्या लंबे टाइम में कभी ये देखा कि कोई भी पार्टी है जो वो उसको अपनी पार्टी लाइन इसको बना रही है कि हमने इसके खिलाफ इसकी प्रो पॉलिटिक्स करनी और इसकी एंटी पॉलिटिक्स करनी? मैं बताऊं, मैं उस पर भी आऊंगा। अब आ जाओ सोशल इंजीनियरिंग, ये कर रहे हैं। इतनी सीटें ब्राह्मणों को दी, इतनी सीटें पंजाबियों को दी, इतनी सीटें ओबीसी को दी, इतनी सीटें जाटों को दी। ये बैठ के रात को जैसे शतरंज खेली जाती है ना, यूं बैठ के खेलते हैं जाति पाति के नाम पर, कास्ट की पॉलिटिक्स पे। ये सबसे बड़ा भाईचारे पे ग्रहण है, समाज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ये भाईचारे को खराब करती है। ये आपस में हमें पता ही नहीं कौन ब्राह्मण है कौन नहीं। अब हम 1947 के बाद जब यहाँ पर आए, हमें भी इन्होंने एक कह दिया पंजाबी क्या है, इनको यही पता नहीं है। पंजाबी तो 36 जातियों का एक समूह है। 47 के बाद दलित भी आए, ओबीसी भी आए, ब्राह्मण भी आए, बनिए भी आए, रोड भी आए, मजहबी सिख भी आए, यहाँ जाट भी आए। आप जगदीश नेहरा वहां से आया, पाकिस्तान से आया। उस वक्त तो पाकिस्तान मुल्क ही नहीं था, इट वाज इंडिया। उस वक्त देश का विभाजन हुआ था, जॉइंट। हाँ, उसमें अरोड़े खत्री भी आए,
तो हम हमेशा कहते हैं पंजाबी तो एक कल्चर है, पंजाबी एक संस्कृति है, पंजाबी एक भाईचारे का नाम है, पंजाबी एक खान पान है, पंजाबी एक 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 प्रतीक है, सेकुलरिज्म का प्रतीक है। हमने कभी आरक्षण की मांग नहीं मानी। और अगर दलितों ने, जो दलित वेस्ट पाकिस्तान से आए, उन्होंने आरक्षण की मांग की तो हमने उनको सपोर्ट किया, बिल्कुल हमने उनको कहा ठीक। लेकिन अरोड़े खत्रियों ने कभी नहीं मांग की। आज दुनिया में छाए हुए हैं। आज वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में हम मैटर करते हैं। आज कनाडा के होम मिनिस्टर हमारे समाज के लोग बने हुए हैं। आज 3-3 आर्मी चीफ इस देश के आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे समाज के हैं। 4-4 प्रधानमंत्री, इंद्र कुमार गुजराल, गुलजारी लाल जी नंदा, सरदार मनमोहन सिंह, ये सारे हमारे समाज से बने हुए हैं। आज सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मुंजाल जैसे, बजाज जैसे हमारे समाज से हैं। सबसे बड़े जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह जैसे, करंजिया जैसे हमारे समाज से हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हमारे समाज से हैं। कहने का भाव यह है कि अगर भाईचारे का और पुरुषार्थ और मेहनत कश लोगों का अगर कोई समाज है तो वो कल्चर है, वो पंजाबी समाज है, जिसकी मैं व्याख्या हमेशा करता हूं और करता रहूंगा। देखिए, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी बीरेंद्र सिंह, ये तीनों बड़े अच्छे दोस्त रहे। कुछ वक्त पहले चंडीगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चौधरी बीरेंद्र सिंह जी पे एक तंज कसा, उनका मजाक में। उन्होंने कहा कि जो बीरेंद्र सिंह जी हैं वो अब मार्गदर्शन मंडल में आ गए, यानी कि अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, खाली मार्गदर्शन करेंगे। और जो दूसरे दोस्त हुए वो हुए आप। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अब भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप भी मार्गदर्शन मंडल में हैं या अभी कोई और ख्वाहिश बाकी? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी बरिंदर सिंह हुड्डा और चौधरी बरिंदर सिंह डूमर खां हमारे 55-60 साल पुराने संबंध है, पारिवारिक संबंध है। कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। उस टाइम भी दोस्ती ऐसी ही थी? ऐसी। चौधरी बरिंदर सिंह और मेरी तो 10वीं क्लास में जाट कॉलेज के हॉल में सीट भी आगे पीछे थी। बरिंदर सिंह मेरे से 2 महीने छोटे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे से 1 साल 4 महीने छोटे। आज भी हम एक दूसरे के परिवारों में चले जाएं तो हमारी पहुंच चूल्हे तक है। हमारे मतलब रिश्ते इस किस्म के हैं कि कई पीढ़ियों तक हमने एक दूसरे का साथ दिया है। तो उन्होंने मजाक में चौधरी बरिंदर सिंह को कहा होगा कि आप मार्गदर्शक की उसमें हो, तो उन्होंने भी काउंटर जवाब दिया, आप आने वाले हो। फर्क कितना है? वो तो सुनो, फर्क कितना है? इतना ही फर्क है। लेकिन इन दोनों से बड़ा मैं हूं। इसलिए मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आजकल लाइन को एंड पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो कर रहा हूं। उन्होंने कहा है, नाइदर आई एम टायर्ड नॉर आई एम रिटायर्ड। मैं भी वही बात कह रहा हूं, नाइदर आई एम टायर्ड नॉर आई एम रिटायर्ड। और भाई ये तो राजनीति में वक्त का खेल है, इट इज ए गेम ऑफ सूटेबिलिटी। मैं सूट नहीं किया, पिछले 30 सालों से बाहर हूं, कोई बात नहीं, आई एम सेटिस्फाइड। राजनीति में मान लो अब बरिंदर और भूपेंद्र दोनों मामा फूफी के हैं। मैं कहता हूं कई बार, शालजा बहन जी पूछती है मेरे से, और भी कई लीडर पूछते हैं कि ये बहन जी इस गलतफहमी में ना रहना। ना बरिंदर भूपेंद्र से अलग हो सकता, ना भूपेंद्र मेरे से अलग हो सकता। संबंध कुछ ऐसे हैं। अभी तक की बत्रा साहब टिकटें आई हैं, उनमें माना जाता है कि जितने भी भूपेंद्र हुड्डा जी के समर्थक हैं, टिकटें मोस्टली उनको मिली। और एक चीज जैसे आपने भी बताई कि 2 ही लाइन की चीजें होती हैं, लीडरशिप पे छोड़ दिया जाता है, सीएलपी लीडर हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या कमेटी के चेयरमैन हो। अब माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगभग टिकटें बांट ली, तो एक टिकट अपने बचपन के दोस्त, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त सुभाष बत्रा जी के लिए क्या वो नहीं निकालेंगे?
या आप ऐसी कोशिश करेंगे? देखिए ऐसा है कि आपने ऐसा, ये आपने कहा ना मैं रिटायर्ड भी नहीं हूँ और रिटायर्ड भी नहीं हूँ। आपने ऐसा सवाल पुट कर दिया। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जहन में क्या चीज डेवलप की कि उन्होंने मेरे से चुनाव ना लड़ने के लिए कहा, प्रतिज्ञा करवा ली। कहा मैंने एक दोस्त के नाते उनको कमिट कर दिया, ठीक है, कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये रिसेंटली या पहले की बातें हैं? रिसेंटली भी मैं उनके मन को जानता हूं। ठीक है। वो रोहतक में कोई किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे। और फिर एक स्वाभाविक है, जो बचपन के दोस्त हों तो मैं कई बार लैटीट्यूड ज्यादा ले लेता हूं, तो किसी भी लीडर को ये चीजें पसंद नहीं होती। अलग में तो चाहे कितना कह ले आदमी, लेकिन पब्लिकली कोई चीज, वो जो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा हो, तो चलो जो भी सोचा होगा मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा, मैं ये सोचता हूँ। और फिर कितना मैं कह लूं, उम्र का भी हिसाब होता है। मैं 78 का हो चुका, तो इसलिए मैंने सोचा कोई नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने ये नहीं कि मैंने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से मैंने चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया। अब भूषण बत्रा है, मेरा भतीजा है, छोटा भाई है, उसकी मदद करूंगा। वो एमएलए बन जाएगा, मैं ही बन जाऊंगा। लेकिन मैं ये जानता हूं, ये पिछले 10 साल का भी राज रहा, एमएलए को कितना हुड्डा साहब के राज में कोई मंत्री रहा हो, कोई कितना बड़ा रहा हो, लेकिन मेरी सबसे ऊपर चली तो मेरी चली। जो मैंने कह दिया हुड्डा साहब ने वही किया। और कोई नहीं, आई विश हिम गुड लक। ठीक है। मैं 2-3 दिन पहले मैं आपके जो पुराने दोस्त हैं कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, उनका इंटरव्यू कर रहा था जी। और उनके जब इंटरव्यू में मैंने पूछा कि जो कैंडिडेट उतारे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के गढ़ी सांपला किलोई से, मंजू हुड्डा, आप उनकी मदद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं अपने समर्थकों से राय लूंगा कि मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो चलो उनकी पार्टी का मैटर। अब कांग्रेस में टिकट दी गई है बीबी बत्रा जी को, तो बीबी बत्रा जी की सुभाष बत्रा जी मदद करेंगे दबा के, या फॉर्मेलिटी रहेगी ऑन कैमरा ये कहेंगे कि नहीं मदद करेंगे? और कोई फॉर्मेलिटी नहीं। भारत भूषण बत्रा चुनाव लड़ेगा, उसकी दब के खुल के सपोर्ट करूंगा और हर लिहाज से सपोर्ट करूंगा। मेरा एक करैक्टर है, मैं कहता हूं करता हूं, मैं छल नहीं करता। और मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, हमारा परिवार है, मैं इसकी मदद करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, करूंगा। चलिए, जो मैंने जब उनसे सवाल किया कृष्ण मूर्ति जी से, मैं उनको इसलिए कोट कर रहा हूं कि वो आपके दोस्त हैं। मैंने जब उनसे सवाल ये किया इसको लेकर के, तो उन्होंने कहा कि मैं 15-20 हजार वोटें इधर उधर ट्रांसफर करा सकता हूँ। क्या बत्रा साहब भी 15-20 हजार इधर उधर करा सकते हैं? देखो, मैं तो अपने वोट की बात करता हूँ, सिंगल वोट। एक बात दूसरा, पता नहीं लोग मुझे अच्छा समझते हैं, मुझे कैसा समझते हैं, लेकिन मैं कितना इन्फ्लुएंस रखता हूँ, क्या इम्पैक्ट रखता हूँ, वो कहने की जरूरत नहीं होती है। आज डेमोक्रेसी में आदमी क्यों कहे कि मैं इतने वोटों का असर डाल दूंगा या इतना डाल दूंगा? इसका मतलब ये है कि वोटर आपसे बंधे हुए हैं? नहीं। ये कहना चाहिए कि भाई जो अपने से बनेगी हम उतना प्रयत्न करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। एक बात, मेरी प्रेजेंस में कृष्ण मूर्ति जी को टेलीफोन खट्टर साहब का आया पर चांस, लेकिन मैं उसकी एक बात में, उसकी एब्सेंस में मैं कह रहा हूं
कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिसको आपने टिकट दी है, मंजू हुड्डा है, क्या है, मंजू है, मंजू हुड्डा, मंजू, उसको दी है, वो कमजोर कैंडिडेट है, मैं उसके साथ किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगा। ये मेरी प्रेजेंस में कहा उन्होंने। आपकी प्रेजेंस में खट्टर साहब की कॉल आई कृष्णमूर्ति जी के पास, कृष्णमूर्ति जी ने कह दिया कि मैं बिल्कुल नहीं, मंजू हुड्डा की मदद नहीं करूंगा। ये कब की बात है सर? आज की, ये कल की बात है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा कृष्णा मूर्ति ले दे के फिर भी चौधरी भूपेंद्र सिंह अच्छे हैं, ठीक है, अपनों तो हैं, हाँ, हैं? छोड़, ये बीजेपी वाले तो यूज करते हैं और थ्रो करते हैं। कौन बीजेपी में गया और खुश होके वापस आया है? वो अपने काडर को ही अल्टीमेटली उसी का ही लिहाज बरतते हैं। उनकी छवि इस बात में बेहद खराब। क्या हाल कर रखा है राव इंद्रजीत का, क्या हाल धर्मवीर का, कितनी एक चली इनकी है। राव इंद्रजीत इतना सीनियर आदमी, क्या हाल, जो अब गए हैं उनकी भी समझ में आ जाएगी। तो मैंने कृष्ण मूर्ति को भी समझाया, मैंने कहा यार कोई ना फिर मैं तेने ले चलूंगा, तू चिंता ना माने। तो फिर उन्होंने हामी भरी, हामी क्या, मैं ले जाऊंगा, मेरा दोस्त है, मानेगा कैसे नहीं। तो मैं ये मान लूं कि नहीं, वो देखो, वो आदमी मर्द आदमी है, मैं खाम खा मेरे से कोई बात और मुझे मेरे से नाराज हो जाए वो ठीक नहीं, लेकिन उसका दिल नहीं लग सकता वहां। उसके बड़े काम किए चौधरी भूपेंद्र सिंह ने, और कभी पर्सनल लेवल के ऊपर किसी के खिलाफ नहीं जाना। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि नहीं, देखो बात सुनो, मेरी भूपेंद्र की और कृष्ण मूर्ति की ताज होटल में सीटिंग हुई और कई जगह पर मीटिंग हुई, और मैं भूपेंद्र की एब्सेंस में कह रहा हूं, उसने कभी भी खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन ये उसका गुण है, ये बड़ापन है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कृष्ण मूर्ति को कांग्रेस में वापसी लेके जाए। कृष्ण मूर्ति जी एक बात और कह रहे थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी में मुख्यमंत्री से मिलना मतलब भगवान से मिलना। अरे सुनो, मैं हैरान, मैं कृष्ण मूर्ति तो भूपेंद्र हुड्डा को रात के 2 बजे मिला करते। उन्होंने कहा ये चौधरी भजन लाल को रात के 1:30 बजे उठा लेते थे। सुनो, चौधरी बंसीलाल जैसे चीफ मिनिस्टर, हु वाज ए आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा, उनको भी, जो उनके सामने आदमी खड़े होते हुए भी डरता था, उनको भी हम जाके उठा लेते थे। ओम प्रकाश जी चौटाला, वो तो मतलब के एडमिनिस्ट्रेटिवली ही वाज ए वेरी स्ट्रांग मैन। किसी वक्त हम उनको भी पकड़ लेते थे। यार ये मनोहर लाल खट्टर जी तो लोगों को मिलना ही पसंद नहीं करते। ये एक कृष्ण मूर्ति जैसा आदमी 2-2 घंटे उनकी कोठी के बाहर खड़ा रहे, और ये अपना है धूप में, और ये अपना क्या नाम है, नैब सैनी जी के 5-5 घंटे। मैं तो कहता हूं मैं स्वाभिमानी आदमी हूं, 1 सेकंड भी खड़ा ना हूं। क्या है ये, आज क्रेडिबिलिटी इनकी क्या है। कृष्ण मूर्ति तो एक पॉपुलर लेबर मिनिस्टर रहा है, एक मिनिस्टर रहा हो जो सन 91 के अंदर, उसको आपको ठीक है बाहर खड़ा रखो, शर्म आनी चाहिए इनको। ये बीजेपी है, कुछ भी नहीं है। ये अब कल टेलीफोन के ऊपर गिड़गिड़ा रहे थे खट्टर साहब, मैं सुनो, मैंने जान के कान यूं लगा लिया, सुनो तो सही कि ये कितना पानी है इनमें। तो खट्टर साहब क्या बोले कृष्ण मूर्ति जी को? कृष्ण मूर्ति ने मर्दाना जवाब दिया। कृष्ण मूर्ति ने कहा कि मैं हरगिज नहीं जाऊंगा इस कैंडिडेट के साथ, और आपने 2-2 घंटे मेरे को बाहर रखा। देखो, मेरे मन में रुकती नहीं है बात, मैं कह देता हूँ। हालांकि मुझे के लिए आप फेमस हैं, हालांकि मुझे ये बातें कहनी नहीं चाहिए, नहीं, इसी के लिए आप फेमस क्योंकि ये चीजें मेरी प्रेजेंस में हुई, कन्वर्सेशन हुई, और मैंने खड़े होकर कृष्ण मूर्ति को गले लगाया। मैंने कहा मैं तेरे साथ हूँ, और चौधरी भूपेंद्र सिंह के साथ फिर बिठाऊंगा मैं आपको। ये क्या बात है, भूपेंद्र बड़ा आदमी है। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के साथ रहेंगे या फिर अर्जुन के साथ जाएंगे? भीष्म पितामह हस्तिनापुर के साथ रहेंगे।
तो बीबी बत्रा जी के साथ रहेंगी, जाहिर सी बात है। चलो, ये इट इज टू अर्ली टू कमेंट, लेट द कैंडिडेट्स अनाउंस। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिस तरीके से राजनीति को लेकर जिज्ञासा होती है जी, कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा, तो वही सवाल है। हालांकि हर पॉलिटिशियन से, हर जर्नलिस्ट यही सवाल करता है, कांग्रेस के खासकर पॉलिटिशियन से यह सवाल किया जाता है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। अगर मैं बत्रा साहब से पूछूं, क्योंकि अब तो बात बिल्कुल मुहाने पे है, अब तो बिल्कुल मामला गर्म है, लोहा गर्म है। देखो राहुल, एक बात को समझिए, अब वो कांग्रेस नहीं रही। पहले फैसले दिल्ली से हो जाते थे जब कांग्रेस पावर में थी, कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, कांग्रेस का रूल था देश में, किसी की 19-20 करने की हिम्मत नहीं होती थी। ठीक है। अब कांग्रेस अपोजिशन में है, कांग्रेस की डोमिनेंस, कांग्रेस की अथॉरिटी वो नहीं है जो पहले होनी चाहिए थी। इसलिए अगर आप बेबाक तरीके से मेरी राय लेना चाहते हो, वही जानना चाहते तो वो ये है, इट डिपेंड्स ऑन दी एमएलएस जो इलेक्ट होके आएंगे, उन पे ज्यादा निर्भर रहेगा। 90% टिकट तो मैं इसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फिर आप आगे चले गए। कान को यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, बात तो बराबर ही है। चलो प्लीज, जो पार्टी एक है, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का होगा, बस मैं इतना बता देता हूँ। तो बीजेपी की टिकटों को लेकर जैसी भगदड़ मची, आपने पहले ऐसी भगदड़ कभी देखी? कभी नहीं। ये भगदड़ ये नहीं है टिकट के इच्छुक नहीं है, ये भगदड़ है भागने की। ये भगदड़ एक चिन्ह सामने नजर आया है कि भाग जाओ, बीजेपी के पल्ले नहीं रहा कुछ, ना ऊपर ना थल्ले, बीजेपी थल्ले थल्ले, कांग्रेस का राज बनेगा और कांग्रेस फुल मेजॉरिटी में आएगी, ये मान लेना। चलिए, मैं कंक्लूड करूंगा और एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछता हूँ, बड़ा सीरियस सवाल जी। रोहतक, झज्जर, सोनीपत जी, 3 जो यानी कि पुराना रोहतक, हाँ जी, हाँ जी, 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14 सीटें हैं विधानसभा। हाँ जी, हाँ जी। और ये माना जाता है कि यहाँ पे भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा है, उनके इन्फ्लुएंस से या उनको चीफ मिनिस्टर के नाम से वोट डाली जाती है। तो जो भी यहाँ पे जो 14 कैंडिडेट जो डिक्लेयर किए गए हैं या जो हो जाएंगे, वो कैंडिडेट मैटर करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पे कितना जरूरत है काम करने की, चाहे कलानौर हो, चाहे महम हो, चाहे सोनीपत। देखो, मैंने 2 प्रेडिक्शन की थी। एक तो रोहतक की आपके इंटरव्यू पे की थी, मैंने कहा था कि दीपेंद्र हुड्डा मैक्सिमम वोटों से विजयी होंगे, अगर आपको याद हो, मेरी निकाल लो। नहीं, मुझे ध्यान है, बिल्कुल आपने कहा था। दूसरा मैंने कहा था शैलजा सरसा में लाखों से लीड करेगी, वही हुआ। दीपेंद्र 3.5 लाख से हुआ, शैलजा 3.25 लाख से हुई, लाखों का अंतर हुआ। अब सुनिए, कांग्रेस, एक तो कांग्रेस के पक्ष में लहर है, दूसरा इस इलाके में जो एक मिनी रिहर्सल दिखाई है दीपेंद्र की लीड की, उससे यही दर्शाता है कि हर सीट पे कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा। एक लहर है, कांग्रेस जीतेगी, चाहे कोई कितना फन्ने खां बन जाए। मैं जो बगावती सुर जो थोड़े बहुत इधर उधर दिखा रहे हैं, उनसे भी अपील करता हूं कि कृपा करके आप कांग्रेस के अंदर संगठित रहिए, कांग्रेस की सरकार बढ़ेगी और आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी वालों से अपील करता हूं, क्या कैंडिडेट दिए हैं अब बताइए, चलो आपस में बैठे हैं, अब मैम का कैंडिडेट देख लो, बीजेपी का कैंडिडेट नहीं मिल रहे इनको। हाँ, उसका गांव भी नहीं है मैम, अरे गांव भी नहीं है मैम में, बादली देरी से जिनको दिया टिकट, कोई अगर किसी गांव नहीं है, अगर किसी रेसलर को देना है तो कोई रेसलर का नाम तो होवे। सुनो, कुछ भी नहीं। शमशेर खरखड़ा बेचारा 3 चुनाव इनकी टिकट पे लड़ा है, इतना मर्दाना आदमी। मैंने टेलीफोन किया लेकिन वो टेलीफोन उठा नहीं पाया, और मैंने कह रहे हो इतना मर्दाना जनाना क्यों बन गया, तो ये कहना चाहूं था मैं उसको।
है। इतने मतलब कि जब आप लॉयल आदमी को इस तरह से यूज करके थ्रो करो आप, है। मैंने कल कृष्ण मूर्ति को कहा, क्यों गए आप, है? क्या वजह क्या थी, मैं नहीं गया। क्या मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था? मेरे ऊपर तो आपके तो मेरे तो लंच कर करके गए। मेरा सवाल भी आपसे यही था कि आप पे बीजेपी में जाने का कोई प्रेशर नहीं आया? मेरे पर बीजेपी का इतना प्रेशर आया मैं आपको बता ही नहीं सकता। मेरे पे तो आई कांट टेल। किरण बेचारी जो मेरी बहन बनी हुई है, वो जिस दिन यहां पर रैली में आई सीधा मेरे पास आई। आप किरण को तो चलो, उसके तो मेरे एक पारिवारिक संबंध है, श्रुति मेरी बेटी जैसी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपको प्रेशर बता दूं तो आप हैरान हो जाओगे। मैं कहना नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस लेवल की हैं जो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने कृष्ण मूर्ति को कहा मैं नहीं गया। मैंने क्या कहा, मेरे विचार ही नहीं मिलते। आई एम नॉट ए कास्टिस्ट। मैं जाति पाति में यकीन नहीं रखता। मैं मेरे विचार नहीं मिलते, मैं सुसाइड कर लूंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बीजेपी की तो कोई विचारधारा ही नहीं है। विचारधारा अगर थी वो उन्होंने खत्म कर दी। 90% माल तो उनका बाहर से आया हुआ है, अपना तो मटेरियल नहीं है। इनके अपना जो काडर है वो तो भूमिगत हो गया। अब सारे कौन है, ये कौन है, राव इंद्रजीत हमारे से गया हुआ, रणजीत सिंह हमारे से गया हुआ, ये अपना क्या नाम है रमेश कौशिक हमारे से गया हुआ, धर्मवीर हमारे से गया हुआ। कौन ऐसा है, ये बबली हमारे से गया हुआ, सुबह इधर था शाम को उधर चला गया। किरण चौधरी हमारे से, अशोक तंवर हमारे से। इनका मटेरियल कौन सा, अरविंद शर्मा इनका मटेरियल कौन सा है? कुछ भी तो नहीं है। जीरो इक्वलेंट टू बिग जीरो। सुनो, बिग जीरो आज नोट कर लेना, इनकी बड़ी दुर्दशा होगी। बस इतना ही बताना चाहता हूँ। बीजेपी की सीटें कितनी आएंगी? लास्ट क्वेश्चन। डबल डिजिट टच नहीं करेंगे, 10 से नीचे रहेगी। आज बता दिया आप, 10 से नीचे। हाँ जी, 10 से। चलिए, आप चाहे आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सुभाष बत्रा जी, जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं, और उसी तरीके से इन्होंने तमाम सवालों की अपनी बेबाकी से राय रखी, तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। बत्रा साहब का साफ तौर से कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जो नतीजे होंगे वो कांग्रेस के पक्ष में 65 सीटों के पक्ष में नतीजे आने की संभावना है, ऐसा बत्रा साहब का कहना है। फिर हाजिर होंगे, आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।